गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम केमिस्ट्री की सीरीज में एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं आपके और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइन क्वेश्चन बनता है लेकिन चीजें हैं थोड़ी सी समझने की, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और कमेंट करके जरूर बताएं भाई कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर किसी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो आप इतना काम कर सकते हैं भाई। देखते हैं, देखो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयनन विभव, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एनर्जी। तो होता क्या है, इससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। क्लियर है भाई? तो आप समझें, जैसे हमने एक तत्व लिया, हमने एक तत्व या एलिमेंट लिया और आप जानते हैं एक तत्व असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? असंख्य, यानी कि एक तत्व के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं। तो हमने इसमें से एक परमाणु को निकाल लिया। ये क्या है? एक एटम या परमाणु है, और हमने इसे इतना गर्म किया, यानी कि हमने किसी भी विधि के द्वारा या तो गर्म करके या कंप्रेस करके, जो भी हमें करना था, इसे गैसीय अवस्था में बदल लिया। हमने किस अवस्था में बदल लिया? गैस। तो जब एक अलग परमाणु गैसीय अवस्था में होता है तो उसे कहते हैं विलगित गैसीय परमाणु। विलगित गैसीय परमाणु। तो ये लाइन आपको समझनी है। एक विलगित गैसीय परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का वह एक अकेला परमाणु जो गैसीय अवस्था में होता है, जो गैसीय अवस्था में होता है, उसी परमाणु को हम किस नाम से जानते हैं? विलगित गैसीय परमाणु के नाम से जानते हैं। अब देखो, मान लिया हमने ये कोई भी एटम हो सकता है भाई, हमने लिया, और ये कैसा है? एक विलगित गैसीय परमाणु है। कैसा है भाई? आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। और हमने क्या करा? इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इस परमाणु को कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इस परमाणु को कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो जब किसी भी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर एक प्लस का आवेश आ जाता है किस अवस्था में? अभी भी ये गैसीय अवस्था में, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अभी निकला होगा। क्लियर है? अगर आप इसकी कुछ एनर्जी मान लें, इस परमाणु की कुछ एनर्जी हमने E मान ली, और इस परमाणु आयन की हमने कुछ एनर्जी मान ली A+ गैसीय फॉर्म में है। क्लियर है भाई? तो आप ये बता सकते हैं इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? आप बता सकते हैं भाई, क्योंकि इसकी प्रारंभिक ऊर्जा जो होगी उसमें हमने कुछ ऊर्जा दी। कुछ ऊर्जा देने के बाद इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो क्या इसके पास वो ऊर्जा नहीं होगी जो हमने इसे दी? यानी कि दोनों में से किसकी ऊर्जा ज्यादा है? Ea, जो आयनित परमाणु है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं? देखो, प्रारंभ में इसके पास अपनी ऊर्जा थी, कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। फिर हमने इसे गर्म करा या जिस भी विधि से इसे ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद ये आयन बन गया। तो इसके पास वो ऊर्जा तो होगी जो हमने दी है। तो देखो, इन दोनों की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा, मतलब इसकी ऊर्जा में से अगर इसकी ऊर्जा घटा दें तो कौन सी ऊर्जा निकल कर आएगी? जो हमने दी। तो उसे हम I से लिखते हैं। I = EA+ गैसीय फॉर्म माइनस EA गैसीय फॉर्म। ये कौन सी ऊर्जा होगी? इसका जो अंतर होगा, जो ऊर्जा हमने किसे दी भाई? ए परमाणु को। किसे दी? ए परमाणु को। और इस ऊर्जा को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सही है? आयनन विभव इसी को कहा जाता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक शब्दों में जैसी डेफिनेशन है आप लिख सकते हैं। देखो, बिल्कुल वही डेफिनेशन बता रहा हूं। किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु में से, किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की
आवश्यकता होती है उसी को उस परमाणु का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब तो आप समझ गए कि अगर आपके पास कोई विलगित गैसीय परमाणु है और उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उस ऊर्जा को ही आप क्या कहोगे भाई, आयनन विभव कहेंगे। क्लियर है। और इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यह हाइड्रोजन का तत्व है, इसमें से हमने एक विलगित गैसीय परमाणु लिया, फिर हमने इससे कुछ ऊर्जा दी और ऊर्जा देने पर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो निकाल दिया। सही है, तो ये बना होगा भाई, और इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन निकला वो ये है। सही है, तो इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है यानी कि जो आयनन विभव होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति या एटम इनवर्स। ये इसका मात्रक है भाई। तो आप याद रखेंगे जो आयनन विभव होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त होता है। किसमें व्यक्त होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त होता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो आप इतना क्लियर कर पा रहे होंगे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो ये एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है। लेकिन अगर इससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला कोई परमाणु हो यानी कि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, जैसे हमने हीलियम को लिया भाई, हमने किसे लिया, हीलियम को, और हीलियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसके लिए जो आयनन विभव है उसे E1 मान लिया। ये क्या है, अगर किसी परमाणु में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी निकाला जा सकता है, यहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को भी निकाला जा सकता है, इसे आप कहोगे प्रथम आयनन विभव, आयनन विभव। और अब ये जो आयन प्राप्त हुआ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं हम, वो आप लिख देना गैसीय फॉर्म। सही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं इसमें से, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, प्लस का 2, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो जब किसी भी एक परमाणु के आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसका द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। इसे I2 लिख सकते हो। ये क्या होगा, इसका द्वितीय आयनन विभव। क्या होगा भाई, द्वितीय आयनन विभव। तो इतना आप क्लियर कर पा रहे होंगे, एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रथम आयनन विभव, और उसी में से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो उसकी ऊर्जा, उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे द्वितीय आयनन विभव कहते हैं। तो आप याद रखेंगे भाई, जो द्वितीय आयनन विभव होता है उसका मान सदैव पहले वाले से ज्यादा होता है, यानी कि I2 इज ग्रेटर देन I1। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही है, यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकाल रहे थे तब हमें पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी, तब हमें पहले से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ी। इतनी बात क्लियर हो रही होगी भी आपको। सही है, अब देखो और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा और ना ही हमें पढ़ना है। आप समझने की कोशिश करें, ये परमाणु का नाभिक है, ये परमाणु है, देखो। सही है, ये कोई भी परमाणु हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं प्लस और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस का, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का। तो ये दोनों एक दूसरे के मध्य आकर्षण बल लगाएंगे या नहीं। तो आप समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने समीप होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लग रहा होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा लग रहा होगा। तो आपको याद रखना है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के अधिक समीप होते हैं उन्हें निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण उनके आयनन विभव भी क्या होते हैं, ऊंचे या ज्यादा होते हैं। क्लियर है। अब देखो आपके पास ऑर्बिटल हैं S P D F। सही है, और ये परमाणु का नाभिक है, तो इनका क्रम यही होता है भाई। नाभिक के सबसे समीप S ऑर्बिटल, उससे दूरी पर होता है P ऑर्बिटल, और उससे दूरी पर D ऑर्बिटल, और सबसे दूर कौन होता है, F ऑर्बिटल। तो सबसे कम आकर्षण बल किसके मध्य लग रहा होगा,
नाभिक और f ऑर्बिटल के, तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। यानी कि सबसे कम ऊर्जा किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में देनी पड़ेगी आपको, f ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा ऊर्जा किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर देनी पड़ेगी, s। क्यों? क्योंकि ये समीप है नाभिक के। किसके समीप है? नाभिक के समीप है, तो इसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयनन विभव किस ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का होगा, तो आप लिखेंगे s। मैं क्रम लिख देता हूं, देखो सबसे ज्यादा आयनन विभव इसका होगा, उससे कम p का, उससे कम d का, और सबसे कम f का। इतना क्लियर है भाई? तो ये बात पूछी जा चुकी है। यह भी पूछा जा चुका है कि द्वितीय आयनन विभव का मान सदैव प्रथम आयनन विभव से ज्यादा होता है। अब एक बात और समझें, देखेंगे, देखो एक तो सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं और दूसरा होता है अर्धपूरित, अर्धपूर्णपूरित, पूर्णपूरित ऑर्बिटल, सही है, अर्धपूर्णपूरित ऑर्बिटल, और एक होता है पूर्णपूरित ऑर्बिटल, सही है। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं। ये कैसे ऑर्बिटल होते हैं? जैसे आप समझें p ऑर्बिटल है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, लेकिन एक भी तो हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कोई से भी हो सकते हैं। तो अर्ध पूर्ण पूरित वाली कंडीशन कौन सी होती है? यानी कि जितने ऑर्बिटल आ सकते हैं उनके आधे होने चाहिए, ये वाली स्थिति। यानी कि p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? अर्ध पूर्ण पूरित, सही है। और पूर्ण पूरित तो आप जानते हैं कि कितने ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी ऑर्बिटल या तो अर्ध रूप से पूर्ण पूरित है या फिर पूर्ण पूरित है, तो वो ज्यादा स्थायी होते हैं। ऐसे ऑर्बिटल कैसे होते हैं? ज्यादा स्थायी, और ज्यादा स्थायी होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा कठिन होगा तो उनके आयनन विभव, जो आयनन विभव होंगे वो भी क्या होंगे? ज्यादा। तो आप याद रखेंगे, जिसमें अर्धपूरित संरचना है या पूर्ण पूरित, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस बात को तो बिल्कुल आप रट लें। इतना क्लियर है? इसी में एक शब्द कभी कभी और आ जाता है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के स्थान पर कभी कभी आयनन एंथैल्पी लिखी हुई आ जाती है। क्या लिखी हुई आ जाती है भाई? आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी होती क्या है? सही है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। अगर एक परमाणु के स्थान पर, अगर एक परमाणु के स्थान पर एक मोल परमाणु ले लिए जाएं, कितने? एक परमाणु ले रहे थे यहां पर, अगर कितने परमाणु ले लें? 1 मोल, तो उसे, उसके कणों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे ये कहा गया जो मानक एंथैल्पी होती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर है? और इसे किलो जूल प्रति मोल में, किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। सही है? इसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति मोल। तो ऐसी चीजें शायद आपसे नहीं पूछी जानी, पिछली वाली चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है भाई? अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो आवर्त हैं और जो वर्ग हैं उनमें किस प्रकार का व्यवहार होता है। यानी कि आयनन विभव आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है या वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो देखो पहले मैं वर्ग लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये क्या है भाई? क्षार धातु। और आप जानते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो परमाणु ये होगा। लिथियम में कितने? 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1, ये संरचना होगी। और इसमें कितना बड़ा परमाणु होगा भाई? 3 कोष होंगे, 3 कोष। तो अगर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नाभिक से इसकी दूरी ज्यादा है या कम? आप देख सकते हैं ज्यादा। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम दूरी है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत कम। तो ये बताओ सबसे ज्यादा आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कहां होगा? सबसे ज्यादा। उससे कम, उससे कम, और नीचे को जाएंगे तो परमाणु का आकार लगातार बढ़ता जाएगा।
यानी कि केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ती जाएगी, और जब दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है? अरे यहाँ पर आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट एक बात याद रख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर, सही है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है भाई, जो आपका आयनन विभव है, आयनन विभव, उसका मान घटता है। उसका मान क्या होता है? घटता है। और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो ये तो हम समझ चुके हैं भाई, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, उसमें ये सारी चीजें हमने समझी है। इतना क्लियर है? लेकिन एक अपवाद है इसका, आप ध्यान से देखें भाई, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये तत्व हैं, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। किस आवर्त के हैं? दूसरे आवर्त के। और आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना, अगर आपसे ये कहा जाए किसमें से निकालने में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा खर्च होगी, तो देखो मैंने क्या कहा, बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है। तो सबसे जो बेरिलियम की ऊर्जा होगी वो लिथियम से ज्यादा, बोरॉन की बेरिलियम से, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो यही क्रम तो होगा। यानी कि नियोन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में सर्वाधिक आयनन विभव होगा और इसका आयनन विभव सबसे कम होगा, लेकिन अपने वर्ग में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अपने वर्ग में सबसे ज्यादा। तो ये लाइन क्लियर है। लेकिन ये अपवाद हैं इसके। कैसे? आप जरा इसकी संरचना देखें ध्यान से। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? और ऑक्सीजन का, तो इसका 7 और इसका 8, यानी कि 1s2 2s2 2p3, यही होगा भाई। इसके बाद देखेंगे 1s2 2s2 2p4, ये विन्यास होगा या नहीं? आप देखो 7 हो रहे हैं इसके और इसके 8, और इसके p ऑर्बिटल को देखें जरा। p ऑर्बिटल को जब आप देखोगे तो अभी संरचना मैंने सिखाई, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, सही है, और इसमें कितने हैं? 4, 1 2 3 और ये 4। तो आप देखकर एक चीज देख सकते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा ये पूर्ण रूप से अर्धपूर्ण पूरित है, और मैंने क्या बताया था भाई, जो अर्धपूर्ण पूरित होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ना तो इसमें पूर्ण पूरित है और ना ही अर्धपूरित। तो इनमें ज्यादा ऊर्जा किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होगी? नाइट्रोजन में। लेकिन ऊपर जो नियम है उसके अनुसार ऑक्सीजन की ज्यादा है, लेकिन रियलिटी में किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो यहां पर याद रखना, यहां पर नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम। क्लियर है भाई? तो याद रखना ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपको कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा किसकी है, तो आप ऑक्सीजन लगा देंगे एकदम, लेकिन होती किसकी है? नाइट्रोजन की। क्लियर है इतना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को आयनन ऊर्जा कहेंगे। इसके बाद देखो अगला हेडिंग लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और यहां से भी पूछा जाता है भाई इलेक्ट्रॉन, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या ऊर्जा। और इसी में एक टॉपिक और आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन, या फिर जो आपकी डायरेक्ट कह सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो मैं लिख देता हूं इसे, जो एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या एंथैल्पी लब्धि, लब्धि ऊर्जा, सही है। एंथैल्पी लब्धि ऊर्जा भी आती है कभी कभी लिखी हुई, तो दोनों चीजें देख सकते हैं आप, सही है। वास्तव में ये होती क्या है, तो उसका उल्टा करना है, जो आपने पीछे पढ़ा बिल्कुल उसका उल्टा करना है आपको, और कुछ नहीं करना भाई। देखो उसमें हमने क्या पढ़ा कि आयनन ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी भी
तत्व के विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से डालने में जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। सही है भाई। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन डालने में मुक्त ऊर्जा, ये शब्द भी याद रखें। जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ रही थी, यानी कि जब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है तो ऊर्जा होती है ऋणात्मक। कैसी होती है भाई? यानी कि आयनन विभव में ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। लेकिन यहां पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि जब किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो ऊर्जा अपने आप उसमें से निकलेगी, आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। तो याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से डालने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, यानी कि जो निकलेगी, उसी ऊर्जा को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डालने हैं, किसी परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो आप याद रखेंगे भाई हमेशा कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो सिस्टम होता है, मतलब आप ऐसे याद रखें कि एक इलेक्ट्रॉन डालने में तो ऊर्जा निकल रही है, सही है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में ऊर्जा देनी पड़ती है। तो बस यही वाली लाइन याद रखनी है आपको, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पिछला वाला रिपीटेशन है सब कुछ, आप लिख सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अगर किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो उसमें से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला जाए तो उसमें निकलती नहीं है ऊर्जा, हमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। तो याद रखेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। इतना क्लियर है? और वो प्रॉपर्टी सारी सेम है कि आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो घटती है, जबकि बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ती है। तो लिख दें इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है भाई? बढ़ती है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ये घटती है। क्लियर है? तो यही बात पीछे पड़ी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है भाई, इसका एक अपवाद है, वो आपको याद रखना है। क्या एक्सेप्शन है इसका? तो देखो मैं आपको बताऊं, जो हैलोजनें होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं उसके अनुसार क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटेगी। क्या होगी? घटेगी। ये वाली बात क्लियर है? तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा हैलोजनों में सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। और सबसे कम, चलो एस्टेटिन को तो हम नहीं लेते हैं अभी, लेकिन आई को अगर देखें, आयोडीन को, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी भाई? आयोडीन की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सभी हैलोजनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है भाई? आयोडीन की। मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, पूरी केवल हैलोजनों में ही नहीं, पूरी की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व कौन है भाई? क्लोरीन। जबकि दूसरी सर्वाधिक, ये दूसरे नंबर का है, फ्लोरीन दूसरी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। क्लियर है? ये बात बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी है आपको, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस चीज का। इतना क्लियर है या नहीं? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है,
वो हम और कंप्लीट कर लेते हैं भाई, सही है। जैसे अगला है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है हम देखेंगे। देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई, तो बहुत ध्यान से समझना। किसी भी परमाणु द्वारा, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो आप याद रखेंगे विद्युत ऋणात्मकता मुख्य रूप से क्या होती है, किसी भी परमाणु द्वारा, किसी भी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्लियर है भाई, क्यों, क्योंकि ये एक क्षमता है, क्योंकि ये एक क्षमता है और कैपेसिटी का कभी भी कोई मात्रक नहीं होता है। इतना क्लियर है या नहीं। अब इसकी भी वही प्रॉपर्टियां आप रिपीट कर दें पिछली वाली, कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ती है। सही है। इसमें भी देखो हमें कुछ जानना है भाई। विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें तो हैलोजन, हैलोजन की सर्वाधिक पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, हैलोजनों की। और हैलोजन अभी हमने पढ़ी कौन कौन सी होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होती हैं। तो इनकी चारों तत्वों की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। अगर ये पूछा जाए किस एक तत्व की सबसे ज्यादा है, तो जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी सर्वाधिक थी, क्लोरीन की। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता किसकी है, फ्लोरीन की, और दूसरी सर्वाधिक किसकी है, क्लोरीन की। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई, तो इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद देखो हमें अक्रिय जो गैस तत्व हैं, जो अक्रिय गैस तत्व हैं, उनसे संबंधित एक दो लाइन पढ़नी है। सही है, इन्हीं टॉपिक से संबंधित एक दो लाइन पढ़नी है। ध्यान से समझें, हमने तीन चीजें पढ़ी भाई, हमने तीन चीजें पढ़ी। एक तो आयनन विभव, पहला क्या पढ़ा हमने, आयनन विभव पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ी, और तीसरी हमने पढ़ी विद्युत ऋणात्मकता। हमने तीसरी क्या पढ़ी, विद्युत ऋणात्मकता। अब अक्रिय गैसें क्या होती हैं, अक्रिय गैसें वे होती हैं जिनके बाहर के कोष या बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। क्लियर है भाई, जैसे नियॉन। सही है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 2,8, तो दूसरे कोष में 8 होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिल्कुल स्थायी माना जाता है। सही है, 8 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अगर sp_df के रूप में लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 2p6, और p में मैक्सिमम कितने होते हैं, 6, यानी कि पूर्ण रूप से भरा है। तो याद रखना पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव किनका होता है भाई, अक्रिय गैस तत्वों का। क्यों होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। क्लियर है भाई। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या थी, इलेक्ट्रॉन डालने में जो ऊर्जा निकल रही है। सही है, तो आप ये बताओ जरा, देखो ध्यान से, जब बाह्यतम कोष पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है इसमें? अरे जब पहले से ही बाहर का कोष पूरी तरह से भरा हुआ है, अंदर के सारे भरे हुए हैं, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है इसमें? नहीं डाला जा सकता। जब कोई इलेक्ट्रॉन डाला ही नहीं जाएगा तो क्या कोई ऊर्जा निकलेगी? नहीं। तो याद रखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। जब इन्हें किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है
तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे? नहीं करेंगे भाई। अरे जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो तभी करते, तो क्या इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की कोई क्षमता होगी? नहीं होगी। तो इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी क्या होती है? शून्य। और इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता 0 होने के कारण ही इन तत्वों को वैसे किस वर्ग में रखा गया है? 18वें वर्ग में। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता तथा बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ही इन्हें शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। तो 18वें वर्ग को शून्य वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य है और रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता भी लगभग नगण्य होती है, शून्य। जो रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता है वो भी क्या होती है? शून्य। तो आप समझ पाए होंगे भाई, ये सारी चीजें बहुत इंपोर्टेंट हैं, आपसे पूछी जाती हैं। जनरली क्वेश्चन यही बनता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की। और सबसे ज्यादा क्लोरीन की। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे ज्यादा आयनन विभव किसके होते हैं? अक्रिय गैस तत्वों के। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो, और इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं भाई, ये चैप्टर भी आपका खत्म है। जो इससे फैक्ट पूछे जाते हैं आपके, वो मैं आपको अगले वीडियो में लिखा दूंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई आपको सुधार चाहिए तो वो भी हम करेंगे भाई। और आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कम से कम 2 से 3 दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, और कम से कम बताया तो करें उन्हें इस चैनल के बारे में। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ेंगे, नहीं लगेगा तो कोई समस्या है ही नहीं भाई। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें भाई इस चैनल को, अगर नए हैं तो इस चैनल पर, और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस चैनल पर 6 से लेकर 12वीं क्लास तक की साइंस भी चल रही है भाई। अगर आपका कोई भाई बहन छोटा या कोई आस पड़ोस में हो तो उसे भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि लॉकडाउन के समय में वो अच्छी तरह से घर पर बैठकर क्वेश्चन आंसर के रूप में अपनी क्लासों को पढ़ सके। तो क्वेश्चन आंसर के रूप में करा रहे हैं भाई इस चैनल पर, जो 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं लिखाता हूं बोलकर, तो आप उन्हें बता सकते हैं जरूर। सही है, थैंक यू।